अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं किक ऑफ ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैड एंड वी आर लाइव हियर विद आवर एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। हमने कल बहुत दिलचस्प क्वार्टर फाइनल देखा जिसमें स्पेन डिफीटेड बेल्जियम एंड दे मेड देयर वे टू द सेमी फाइनल। एंड ऑफ द रोड फॉर द लाइक्स ऑफ टिबो कोर्तोआ, रोमेलू लुकाकू एंड केविन डे ब्रुयना। लेकिन स्पेन, they will definitely also be relieved because for the first time in this competition their defense was also breached। इससे पहले कि हम आगे चलें, रोहा कल के मैच में एक दफ़ा स्पेन ने फिर दिखाया कि why they are one of the pre-tournament favorites। लेकिन मैं इस मैच से ज़्यादा सोच रहा हूँ यार वो सेमीफाइनल कितना ज़बरदस्त होगा where both France and Spain will play against one another। It will be an absolute nail biter। और जो ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह का ये वर्ल्ड कप जा रहा है और जैसे हमने मैचेस देखे हैं राइट फ्रॉम द ग्रुप स्टेज अप अंटिल थ्रू द राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, नाउ इन द नॉकआउट्स, जब हम बिल्कुल क्वार्टर फाइनल्स के उसमें खड़े हैं, बैक टू बैक सच थ्रिलर्स एंड सच सरप्राइजेस थ्रोन आवर वे कि अब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, फ्रांस और स्पेन was on the cards, but I am excited about the clash जो हम आज देखेंगे and I'm kind of rooting for one team। मैं end में reveal करूँगी कि कौन सी guys guess करो रोहा कौन सी टीम को रूट करिए। रो यार आपने सारा मेरा स्पॉइल कर दिया। बट हाँ, हमें थोड़ी पता वो क्या कर रही है। आपको वो नहीं पता, बट इट्स वो क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज दिस टीम हालैंड फॉर मी। यार रो कर के वो लोग क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गए हैं। चलें पैनल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करते हैं। वी हैव गॉट wonderful panel of experts: Rehan ul Haq, Altamash Jiwa, Hassan Azam, Turab Rizvi. Gentlemen, thank you so much for being with us once again on Kick Off। It has been a spectacular run of matches और अब हम कल के मैच के ऊपर एक नज़र डालते हैं before we move forward। Another comprehensive result for Spain against Belgium। 2-1 से स्पेन ने ये मैच जो है वो जीता और अपना स्पॉट बनाया इन द सेमीफाइनल्स। Fabian Ruiz giving Spain the lead in the 30th minute। लेकिन on the other hand ये भी हुआ कि स्पेन ने अपना पहला गोल कंसीड किया as Belgium found a goal through De Ketelaere before half time। लेकिन nothing could stop Mikel Merino from taking Spain forward। He's been clutch once again coming off the bench और in the end एक blockbuster semi-final is now guaranteed because Spain will face France on Tuesday। Well, talk about a blockbuster semi-final which is on the cards, but before that we'll talk about this result and about Spain being a little bit tested in this match against Belgium। Rehan, let's talk। I mean, कहाँ से शुरू करें? कल हमने इतनी बात की about how their defense is probably the best in the whole tournament। Belgium did put up a fight, but Spain कहीं पे आपको नजर आए कि थोड़ा सा expose हुए हैं in their defense yesterday? Absolutely not। Not? Absolutely not। Okay। Because एक गोल आपने लॉ ऑफ एवरेजेस के मुताबिक आपने एक गोल तो कभी ना कभी वर्ल्ड कप में कंसीड करना है। यूर प्लेइंग अगेंस्ट सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हु विल, जिस तरह डे ब्रुयना का लिंक अप प्ले था उस गोल से पहले और जो गोल वहाँ देखेंगे उसके ऊपर, तो देयर आर मोमेंट्स ऑफ मैजिक जो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आपकी टीम हाफ से कम XG कंसीड कर रही है एक मैच के अंदर तो आप अपने डिफेंस को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड स्पेन, आई थिंक द thing with Spain is, despite all that control, despite all that possession, despite them outperforming every team on XG by a country mile, Spain still have needed late goals to win games। That is a bigger concern than conceding goals, and I think that is where that needs to be addressed। कि control is one thing, but control का end product क्या आ रहा है is something that will worry Spain a little bit। अच्छा, मैं वहाँ पे ना अगेन कोर्टोआ और लोमॉन्स पे तो ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा हसन से, लेकिन अल्तमश आपके पास अगर मैं आऊँ यहाँ पर, जिस तरह रेहान ने कहा ना, कंसर्न ये हो रहा है कि वो लेट गोल्स कर रहे हैं। हमने पोर्चुगल के खिलाफ भी देखा वो लेट गोल आया मिकेल मेरिनो की तरफ से, हमने इसमें भी देखा और इसमें एक फंबल वाज आल्सो इंक्लूडेड। आई गेस ऑन सम लेवल यू कैन से स्पेन हैव बीन लकी, राइट? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन हैदर। एंड पहले तो मैं ये कहूँ कि लगता है रेहान और मेरी पॉलिटिकल व्यूज़ तो काफ़ी सिमिलर हैं। इवन स्पोर्टिंग में भी लगता है कि हम एक ही बात एको करने वाले हैं, बट इन्होंने जो बात की इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। आपने कहा कि डिड स्पेन गेट अ बिट लकी इन दिस। फॉर मी दो पहलू हैं इस सवाल के। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। फॉर मी बेल्जियम वर अ बिट अनलकी, ठीक है ना। दे आर द फर्स्ट टीम जो मेरे हिसाब से जिन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया, लाइक व्हाट रोहा सेड, ठीक है।
648 मिनट्स के बाद जो है उनका डिफेंस फाइनली ब्रीच होता है, वो एक गोल आता है। एंड आई कंप्लीटली एग्री, देखें वो गोल कंसीड करना ही है, पॉसिबल ही नहीं है कि दे आर गोइंग टू गो द एंटायर वर्ल्ड कप और टिल इवन हियर विदाउट कंसीडिंग। कल हम सबके साथ एक चीज़ हुई, आप लोगों को याद होगा, बिकॉज माशाल्लाह से ऑल ऑफ यू गाइस आर सो डिलिजेंट, एंड जैसे वो प्लेइंग 11s आती हैं, मुझे याद है हसन देख रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है, प्लेयर्स मैच नहीं कर रहे, रेहान, हसन रोहा, सॉरी हैदर रोहा, अभी भी देख रहे थे कि टिलेमंस नहीं है, पहले थे नहीं थे ये वो। सो आई थिंक बेल्जियम वर वेरी अनलकी, टिलेमंस वाज सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, टीम अनाउंस हो गई है, वो प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, वहाँ पे निगल हो गया, वो इस टीम का हिस्सा नहीं थे। ही वाज द बिगेस्ट वर्क हॉर्स फॉर बेल्जियम, 61.8 किलोमीटर्स वो उनकी ओवरऑल जो ट्रैक पिच को वो कवर कर चुके हैं। देयर वर्क हॉर्स इज नॉट प्लेइंग इन द लास्ट मिनट, ऑलरेडी जो उनके उनाना थे वो भी इस मैच का हिस्सा नहीं थे, आपके दो मेन जो मिडफील्डर्स हैं वो बाहर हो चुके हैं। चलें ठीक है, एक और वो प्लेयर को लाते हैं जो टेस्ट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद हम जब मैच शुरू हो जाता है, जैसा से मैं इन्होंने याद दिलाया, कोर्टवा जो हैं 2002 के बाद कोर्टवा ने ही बेल्जियम को संभाला है। इतने बड़े मैच के अंदर वो इंजर्ड होते हैं, और फिर रूडी गार्सिया के मैच के बाद एक बयान आता है कि आई फोर्स दैट डिसीजन टू हैपन। कोर्टवा ने कहा था कि मैं खेल लूँगा, इतने बड़े टाइम पे रूडी गार्सिया का डिसीजन आता है, ही पुल्स द ट्रिगर, ही गेट्स अ गोलकीपर इन हु हैजंट हैड अ मिनट ऑन द पिच, और इतने बड़े टाइम पे आप उनको ला रहे हैं, उनसे एक फंबल होता है, वो गोल कंसीड करते हैं, और कुछ देर बाद KDB भी जुड़ के बाहर हो जाते हैं। सो आई थिंक बेल्जियम वर अ बिट अनलकी, स्पेन नॉट एट ऑल। जैसा रेहान ने कहा, अगर आपकी XG ×3 है उस कंपेयर टू द अदर टीम, अगर आपके शॉट्स ऑन टारगेट 8 हैं कंपेयर टू 2, अगर आपके 17 शॉट्स हैं कंपेयर टू 5, यू डिड नॉट गेट लकी, दिस इज द वे यू प्ले। मिकेल मरीनो की आपने बात की, 2024 का जो यूरो था उसके अंदर आके जर्मनी को उन्होंने बाहर किया था। मिकेल मरीनो पे भी करते हैं आगे बात यार, सारा तूने पर्चा पहले अगर रिलीज कर दिया तो हम किस बात पे बात करेंगे। बेल्जियम got a bit unlucky, they gave a good fight, but Spain being Spain, viva Spana, we got the points on the board as well. ओह ये देखिए, ये अंदर ये से इम्पोर्टेंट बात की है ना, जिसका हमने जिक्र करना छोड़ दिया है, पॉइंट्स टेबल, बट आज हम दिखाएंगे। अच्छा नहीं बना आज। यार वापस मैच वर्बली बता देंगे, चलो। हाँ मैच पे चलते हैं, गोल्स because we saw the goals coming, और सबसे पहला जो गोल ये Fabian Ruiz, तुराब, Fabian Ruiz started this game ahead of Pedri and was on the score sheet. I think it was a great decision. हम जब inner game management की बात करते हैं, so choosing a very good lineup coming into a very important game is also important. And I think Fabian Ruiz की selection was really good because he has a very good connection with Rodri. We saw that in the previous Euros as well. And Fabian Ruiz brought what Pedri sort of I thought was lacking in the games, was sort of fresh legs and more fluidity in the spaces in between. And plus he looked a bit more positive. But yes, the right place at the right time, and a bit unlucky as well. For Courtois got the save, but then it falls right in front of. डी कैटलारा का गोल यहाँ पर हसन आजम. I mean, few and far chances in between, but how well did De Ketelaere take this chance? Because इससे पहले अगर आप मूव में भी देखें, he's standing offside, and that's very deliberate from him. जब वो first time pass आता है right back पर, he makes that move in front of Kubasi, और कुबासी ने पूरे टूर्नामेंट में अपने आप के आगे किसी को आने नहीं दिया, but he got that movement there and perfect header towards the near post. और ऐसे लगा ऐसे चांसेस पूरे मैच में बेल्जियम को मिले नहीं. ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कह लें, आउट ऑफ द रन ऑफ प्ले, एक ऐसा मूव था व्हिच दे मैनेज्ड टू फिनिश ऑफ. एंड रेहान यहाँ पे कुबासी ने ट्राई मारी एंड देन सुपर मरीनो. That's terrible from the goalkeeper at this level. Even if you are playing मतलब your first game of the World Cup, no matter how much under pressure you are, if you are playing at this level, you are good, and he is good. It's not like he's not good. That's one moment जिसको that will regret. And हमने देखा उरुग्वे के साथ मुसलेरा का एक moment था which cost them again. Such a moment from the goalkeeper cost them here again. But Merino की हसन एंड तुराब डिटेल में बात करेंगे. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ कि anyone who was not expecting कि मेरिनो जो है वो सुपर सब आके गोल करेंगे have not been watching Spain as much. I have not been watching Spain as much. रेहान ये कहना चाह रहे थे तो मैंने कहा मैं ये अभी खुद ही कह लेता हूँ. लेकिन अच्छा मिकेल मेरिनो, एक तो लेमॉन्स पे we'll have that conversation because उस पे कंटिन्यू होनी चाहिए. बट बिफोर दैट मिकेल मेरिनो ऑफ द बेंच इम्पैक्ट प्लेयर अगेन. हम देख रहे हैं यहाँ पे फेरन टोरेस स्पेस वगैरह क्रिएट करते ज़रूर हैं, उसके अलावा अर्थबाल हैज़ बीन रियली गुड. बट व्हेन मिकेल मेरिनो कम्स इन इट ऑलवेज सीम्स एज इफ ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन दैट बॉक्स. So box crasher आप टर्म यूज कर रहे थे? Yeah, I mean I want to start मिकेल मेरिनो conversation off. हमने पहले टीम्स की बात की कि किस तरह कुछ टीम्स ने बहुत लोगों के ख्वाब तोड़े हैं, तो
तो मिकेल मेरिनो इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने बहुत लोगों के ख्वाब तोड़े हैं. 2024 के यूरो के क्वार्टर में ही नॉक्स आउट जर्मनी विद 119th मिनट विनर अगेंस्ट टोनी क्रूसेस जर्मनी. देन इसी वर्ल्ड कप के अंदर राउंड ऑफ 16 में रोनाल्डोज पोर्चुगल. देन डी ब्रुयना एंड लुकाकू इन द राउंड ऑफ 8. मिकेल मेरिनो की जो हम नेचर देखते हैं, स्पेशली स्टाइल ऑफ प्ले, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम हिज ओरिजिन. वो एक छोटे से स्पेनिश शहर पम्पलोना में पैदा होते हैं, जिसमें द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सिटी इज़ के देयर इज़ अ फेस्टिवल नोन एज अ सैन फर्मीन फेस्टिवल जो उधर होता है, जिसके क्लिप्स बहुत लोगों ने देखी होंगी ऑन सोशल मीडिया, विद देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल रनिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बुल्स चेसिंग इन द स्ट्रीट एज वेल. तो द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब मिकेल मेरिनो इज ही इज़ अ बुल चेसिंग द बॉक्स. और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि लाइक जो मिकेल मेरिनो है, हिज नेचर ऑफ क्रैशिंग इनटू द बॉक्स, वी हैव सीन इट सो मच विद आर्सेनल एज वेल. कि एक स्टिंट आया था जिसमें हावर्ट्स इंजर्ड थे और अटेटा ने उनको कंप्लीटली एज अ स्ट्राइकर डिप्लॉय किया था, वेयर ही वाज कंप्लीटली डोमिनेटिंग द बॉक्स. सो हिज नेचर ऑफ क्रैशिंग इनटू द बॉक्स कंप्लीटली रिमाइंड्स मी ऑफ अ बुल, and his origins with Pamplona and the festival of San Fermin, I think that's a great story in itself. I think मिकेल मेरिनो वो घर में एक फर्द नहीं होता जो आपको चाहिए, जो कुछ भी ठीक कर लेता है. वाईफाई खराब हो गया वो भी ठीक कर लो, वो आपका जो है वो टायर पंक्चर हुआ वो भी ठीक कर लो. एंड दैट्स हु ही इज फॉर डेला फुएंटे. वो खुद कहते हैं कि मेरे लिए ये नंबर 6 भी खेल लेता है, मेरे लिए ये नंबर 8 भी खेल लेता है. He can also play the number 10 role as an attacking midfielder, and then at the end he can do the job with not just he makes those runs behind the lines, but he gets onto the second balls, and that's who Mikel Merino is. Is somebody जो कि स्पेन की अगर आप 2010 की टीम में देखें ना, you wouldn't have somebody exactly like him in that role. I feel like that's why Mikel Merino for this team is even more important अगर हम वो comparisons draw करें, because he provides that dynamic to De La Fuente where he can put him in different spaces and expect the same results. Right, and before we move on, semi-final का थोड़ा सा आपसे पूछेंगे, but Rehan, Belgium are now out. A word on their golden generation and जो एक transitional phase आ रहा है Belgian football का, just your thoughts on that. I think number one तो ये कि इनकी golden generation in my opinion 2022 was the last big chance for them, because उस time पर उनकी ages भी अगर आप देखें तो they were better off than now. अभी yes, De Bruyne is 35, Thibaut Courtois is I think 33, and Lukaku is also 33, roughly the same age, plus 30 हो गए, वो उनका best chance था. But one thing I will say is कि the entertainment that their golden generation has provided to the world is insanely good. where उन्होंने international level के ऊपर यूरो नहीं जीता, वर्ल्ड कप नहीं जीता, but everyone should remember their game against Brazil. Brazil को उन्होंने एक मैच में नॉकआउट किया था, where there is a move where they run through the entire Brazilian team. Hazard starts the move, Kevin De Bruyne finishes the move. I think that's basically the best moment of this golden generation, that entire Brazil victory that they had. Unfortunately, we might never see some of them at the World Cup again. But Belgium getting to the quarterfinal, for me, I think in itself is a huge achievement. Coming into this World Cup, they weren't as good a team as they used to be back then. रेहान हैदर आपसे डिसएग्री किया था उन्होंने केडीबी और लुकाकू पे, इनसे मैं एग्री तो हर चीज़ पे करता हूँ. यहाँ मेरा फेवरेट मूव 18 उस वर्ल्ड कप का था जब उन्होंने जापान को हराया था, being 3-0 down. Nasser Chadli came and scored that goal. Yeah. But there's a reason I can't mention Nasser Chadli. End of a golden era for Belgian football, and I think यहाँ पे उनका वर्ल्ड कप का भी जो सफर है वो खत्म होता है. स्पेन के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे, बट यहाँ पे हम ब्रेक पे जा रहे हैं. When we come back from the break, 2 big matches coming up जिसका build up हम करेंगे. It's gonna be an exciting couple of encounters. Please keep watching the kickoff on PTV Sports and TapMan. Last day of the quarterfinals at the FIFA World Cup 2026 और बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस, जिनमें पहला मैच जो हम आपको दिखाएंगे वो सुबह 2 बजे होगा फ्रॉम मायामी. इट विल बी नॉर्वे वर्सेस द 3 Lions इंग्लैंड, और उसके बाद लियोनेल मेसी एंड अर्जेंटीना विल बी इन एक्शन at 6 AM against Switzerland. And today we will have the final lineup complete of the semi-finals. वेलकम बैक टू किक ऑफ ऑन पीटी स्पोर्ट्स एंड टैपमैट. अर्जेंटीना और स्विट्ज़रलैंड पे बात करते हैं, और अभी तक मैं हैरान हूँ इस बात पर कि हमने अर्जेंटीना पे बड़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन कर ली है, बट वी हैवंट स्पोकन अबाउट द अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान कनेक्शन. रेहान, मुझे याद है 2014 में आपने पहली दफ़ा वो स्टोरी बताई थी ऑफ हाउ मिनोती गॉट इंस्पायर्ड बाय द पाकिस्तान वर्ल्ड कप विनिंग टीम, हॉकी की 70s की, और उसके बाद उन्होंने कैसे हॉकी के टैक्टिक्स को इंकॉर्पोरेट किया
in the 78 Argentina side. Yeah. So if you can just refresh it for all of us. सो 1978 में आप इमेजिन करेंगे अर्जेंटीना में एक वर्ल्ड कप हो रहा है, पहले फुटबॉल से हॉकी का वर्ल्ड कप, और स्टेडियम में वामोस पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं. दैट इज हाउ गुड पाकिस्तान हॉकी टीम वाज. सो एट द टाइम अर्जेंटीना की जो फुटबॉल थी उनको एक बहुत इशू फेस करना ये पड़ रहा था कि व्हेनेवर दे ओवर अटैक्ड तो दे कुडंट डिफेंड प्रॉपर्ली. सो Menotti saw this Pakistan hockey team playing and Menotti was inspired by this idea that Pakistan kept on attacking, but at no point did Pakistan lose their shape. Pakistan was creating overloads and despite creating overloads उनकी दूसरी साइड कभी खाली नहीं होती थी. So he went and he saw one of Pakistan's matches and in which he observed के हम triangles की शो पे पहले ही बात कर चुके हैं, but दोबारा के how the triangles are created on that side. So Menotti ने वो learn किया and the idea was to switch play from one side to the other where you get bodies on let's say the right wing and if all the other defense is attracted towards your right wing and then you do a quick shift of play to the other side and at the time Pakistan called it the double attack. So basically Menotti ने ये learn किया. अब Menotti ने दूसरी चीज़ क्या learn की कि डबल अटैक तो हो रहा है, उसके अलावा क्या हो रहा है. तो ही ट्राई टू मीट पाकिस्तान के प्लेयर्स एंड द कोचिंग स्टाफ टू डिस्कस विद देम कि डिस्पाइट डूइंग दिस हाउ यू आर कीपिंग योर शेप. सो फिर इन पोजेशन आउट ऑफ पोजेशन ये जो दो चीज़ें ऑफ हाउ टू मेंटेन शेप्स एंड हाउ टू प्रेस, ये पाकिस्तान हॉकी टीम से उन्होंने इंस्पायर होकर की. उसके बाद जब अर्जेंटीना में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है और अर्जेंटीना फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीतता है तो मेनोती एक टेलीग्राम लिखते हैं वहीद साहब को और उसके अंदर वो पाकिस्तान को थैंक यू करते हैं फॉर दोज टैक्टिक्स. और अगर आपको कभी मौका मिले 78 अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप देखने का तो प्लीज़ जाकर देखें ना सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पाकिस्तान हॉकी टीम एंड मेनोतीज अर्जेंटीना फुटबॉल टीम. इट्स अ ग्रेट स्टोरी एंड दिस इज़ वाई क्रॉस स्पोर्ट के जो है आपको आइडियाज़ बोरो करने चाहिए. तो 2018 में इंग्लैंड में साउथगेट को जितना मर्जी कहें कि टैक्टिकली उनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने बास्केटबॉल से आइडियाज बोरो किए थे विच ही इम्प्लीमेंटेड इन हिज फुटबॉल टीम. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टोरी टू लर्न कि वन स्पोर्ट कैन इंस्पायर अनदर स्पोर्ट एज वेल. And you've summarized 78 की एक और भी बड़ी बात थी, रेहान को ये भी पता ही होगा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जो सेमीफाइनल था वो पेरू के साथ था. दे हैड टू विन 4-0 टू गेट ब्राजील आउट and they beat them 6-0 and got to the final. Yes. Wow, नहीं, I think और ये भी बड़ी wonderful स्टोरीज हैं उस वर्ल्ड हम भी कप बात की. कर सकते बहुत हैं। जबरदस्त है. अल्तमिश वो हम ये नहीं बात कर सकते कि वो 6-0 कैसे जीते. चलो अभी हम पाकिस्तान तो आगे इंस्पायर होकर सीखा होगा. मजीद भी इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, बट दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी एंड एवरी टाइम यू टोल्ड दैट स्टोरी इट्स बीन वंडरफुल टू हियर. बड़े ज़बरदस्त आपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया. बट अल्तमिश अब अर्जेंटीना पे थोड़ा सा मज़ीद इन डेप्थ हम बात करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली देयर रन इन दिस वर्ल्ड कप. द क्वेश्चन इज सिंपल, हैव दे बीन थ्रेटनिंग इनफ? बिकॉज हमने उनको काबो वर्ड के अगेंस्ट भी थोड़ा सा वनरेबल होते हुए देखा, फिर इजिप्ट के अगेंस्ट जो 2-0 उन्होंने कंसीड कर लिया था. ब्रिलियंट कमबैक्स, नो डाउट्स अबाउट दैट, एंड द ब्रिलियंस ऑफ लियोनेल मेसी स्टैंड्स, बट हैव दे बीन थ्रेटनिंग इनफ सो फार? आज मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी जो उनकी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो कोच होते हैं लायनल स्कलोनी की. हमें सबको पता है कि मेसी जो है पेनल्टीज इस बार 2 मिस कर चुके हैं जो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छी नहीं, ऑल्दो इज़ नॉट अ गुड पेनल्टी टेकर, हैज़न्ट बीन इन द रीसेंट पास्ट. उसके बावजूद स्कलोनी साहब ने ये कह दिया है कुछ भी होगा वो यही लेंगे. अगर ये डिसाइड करते हैं कि मुझे नहीं लेनी तो ये खुद डिसाइड करेंगे कि किसको और को देना है. एक और उनकी पोजेशनल स्टार्ट्स आ रहे थे मेसी के इस वर्ल्ड कप के, जितना उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कितना वो भागे, उन्होंने वॉक किया है 60% ऑफ द टाइम व्हेन ही इज ऑन द पिच ही इज जस्ट वॉकिंग एंड ही इज नॉट इवन रनिंग टू द बॉल, येट ही इज द मोस्ट पिवटल प्लेयर. उनके 8 गोल हैं लीडिंग द थिंग. ये कोई और प्लेयर होता जिसके गोल नहीं होते, मैसी नहीं होता, वो शायद बेंच पे भी नहीं होता. सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट ही इज फॉर देम. इवन इन इजिप्ट जब वो 2-0 डाउन थे, 2 गोल में डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और बाकी अगर मैसी नहीं है तो I'm thinking it might get difficult for them for sure, but he will be there. अच्छा, आपने बात की ना कि एक तो वो मेजॉरिटी वॉक करते रहे और वो सिर्फ 6 किलोमीटर्स कवर करते रहे और उसमें भी वो 60% वॉक करते रहे. अच्छा, और आपने यहाँ पे मेसी की बात की ना, आपने कहा कि लियोनेल स्कलोनी ने कहा कि वो फैसला करेंगे, मेसी फैसला करेंगे, क्योंकि लियोनेल स्कलोनी का फैसला भी मेसी नहीं किया हुआ है. अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा बात करते हैं. दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टॉक अबाउट द फाइनल दैट वाज प्लेड लास्ट टाइम of the last World Cup, because it was one of the best finals in the world. और उसके अंदर हमने देखा था कि उस वक्त भी ये फील किया जाता था कि ओवर रिलायंस है ऑन मेसी. तब से लेकर अब तक टैक्टिकली, क्योंकि द कोच इज़ द सेम, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर द सेम, डू यू स्टिल फील दैट देयर इज ओवर रिलायंस ऑन मेसी, और डू यू थिंक देयर आर अदर प्लेयर्स हु हैव stepped up like Enzo Fernandez and so on and so forth? I think I feel like more than the last World Cup, this World Cup feels like even more of an over reliance on Messi. उसकी वजह ये हम बार बार इस शो में बात करते रहे हैं कि
कहीं ना कहीं डी मरिया भी थे, हुलियन आल्वारेज ने भी काफ़ी गोल किए थे. They still had more pace. They still had transition speed going towards the attacking end of the side. और स्कोलोनी ने अपने क्वालिफाइंग कैंपेन में भी इस चीज़ की बात की थी कि उन्हें लगा कि पूरी टीम का पेस खास तौर पे बिल्डअप में उन्हें स्लो डाउन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कहना होगा कि स्पीड इन द साइड नाउ. बिकॉज अगर पिछले मैच की भी आप बात करें 30 साल 170 दिन एवरेज एज थी इस टीम की जो लास्ट टाइम 11 खेली है पिछले मैच में इजिप्ट के खिलाफ. तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट एज फैक्टर दैट स्पीड हैज़ गॉन डाउन. एंड आई फील लाइक अनदर फैक्टर इज कि अगर आप देखें प्रेडोमिनेटली उनकी मिडफील्ड में 4 प्योर मिडफील्डर्स खेले हैं. दैट मीन्स दैट ऑन द विंग्स यू नीड मोलिना एंड तागलियाफिको एंड देन them also being not at the peak of their fitness or what the peak of their careers. तो फिर आपको ओवर रिलायंस दोबारा देखनी पड़ती है मेसी के ऊपर क्रिएटिविटी के लिए. इस वजह से जिस तरह अल्तमिश ने बात की, he can slow down in midfield as well because there are so many other people to cover that spaces. I feel like more than ever before हैदर भाई, even हम मैराडोना की बात करते हैं, इतना डोमिनेंट वर्ल्ड कप एक प्लेयर की तरफ से एक टीम को लेकर जाना यहाँ तक, मुझे तो याद नहीं. टू हैव स्कोर्ड सो मेनी गोल्स, टू मेक दोज असिस्ट्स. आई नो मैराडोना डिड इट टिल द फाइनल, बट मेसी इज हैविंग टू डू इट अंटिल द क्वार्टर फाइनल एंड स्टिल गोइंग. अच्छा, आपको रेहान लग बाद में पूछेंगे, लेकिन मैं मैंने क्यों एक बात कहूंगा कि मैंने भी नहीं देखा क्योंकि 86 में पैदा नहीं हुआ था, बट द मोस्ट डोमिनेंट वर्ल्ड कप एवर बाय अ सिंगल प्लेयर इज मैराडोना. नहीं अच्छा, इस पे करेंगे बात. मैंने 2022 की बात क्यों की, क्योंकि जब भी हम 2022 के फाइनल की बात करते हैं तो हम एम्बापे की उस वंडरफुल हैट्रिक की बात करते हैं, हम डी मरिया के गोल की बात करते हैं, मेसी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एमिलियानो मार्टिनेज की बात करते हैं. बट देयर वाज अनदर कैरेक्टर इन दैट मैच हु completed his redemption arc, and that was Montiel, and he recalls that World Cup final. I was still furious. I was trying to keep myself as calm as possible in that moment. You have to make a decision in a split second. First of all, just playing in a World Cup is something unique, something special. The team was having a great game. It was almost over. Angry. In that moment, I felt I wasn't helping the team. I just had to stay calm because I knew that if I let it get to me or got nervous, anything could happen. So I was trying to keep myself as calm as possible in that moment. So many things go through your mind. All the work I'd put in since I was young, nothing was ever handed to me. And also my family, the support was always there. It was very important, both from the manager and my teammates, who kept telling me I'd get my chance for redemption. Señoras y señores, si convierte Gonzalo Montiel, si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo. Va Montiel, va Gonzalo, va Montiel. Happiness for every player. I was the one who got to score. The whole team deserved it. All of Argentina deserved it. And thank God we were able to lift the trophy, which was a lifelong dream. What a moment for him, especially when you consider तुराब के वो जब अर्जेंटीना ने गोल कर लिया था and they were ahead in extra time, it was his handball which led to that penalty. So उसके लिए and then taking the winning spot kick, man, what a moment for him. What a moment, and definitely, if not the best final, probably the best game I've ever seen in my life. But Montiel के से the good thing is कि we can all learn. हम कितनी दफ़ा बात करते हैं, but I really like touching him on the mental strength that these athletes see at the top level.
that is such a huge low, especially when you're 3-2 up and then conceding and then getting a penalty. It is being the reason why they got the penalty, and then the guts and the trust of the Argentinian team in him. हालांकि वो penalty वो concede करवाते हैं, but then the confidence to get back from that low to one of the highest moments of his life. I think everyone can learn from that. कि whatever happens in life, बेशक football हो कुछ भी हो, you have a bad moment, you can still remain locked in and you can still, you know, have a good high, and that's probably the best high anyone could ever have. और 23 साल की उम्र में बंदा ये सीख ले तो क्या ही बात है, पूरी जिंदगी He has been anked. He has been anked. But let's now move on and also talk a bit about what Switzerland bring to this clash. Rehan, इनका World Cup अभी तक का they've not been beaten, but उनकी तरफ से हमें last especially जो उनका मैच था पेनल्टी पे गया, थोड़ा सा बोरिंग था, थोड़ा सा अनइवेंटफुल था. बट अभी गोइंग इनटू दिस वन, योर overall, how would you summarize their journey and how differently we can expect them to turn up against Argentina? I think when you think of Switzerland as a country, I don't think you can think of entertainment ever. I think you can think of the beautiful thing. I'll explain. What do you think of them? The beautiful thing you can say about them is Roger Federer. Chocolates, yes. Again, these are not things. These are basically watches and all of this. हमारे लिए entertainment यही है रेहान. Chocolates are very entertaining. आप explain करने देना मुझे, ठीक है? तो basically Switzerland play their football exactly like that. It's precise, it is balanced. Murat Yakin believes in playing chess, not gambling. Every मतलब जो generic चीज़ आप सोच सकते हैं which you can't think is entertaining, Switzerland is associated with it, and they stay neutral in so many situations over the years. We've seen them. So their football style of play is very similar to how the country is. And also in this World Cup, the style of play that they are playing, आप tactics के ऊपर touch upon करें तो उन जो midfield के अंदर ग्रानिट जाका का रोल है, फ्रॉयलर वगैरह इनका रोल है, उससे ज़्यादा आप ये देखें कि the genius of them is कि it is like a chessboard that they're playing. It's very precise in a way कि जैसे ही दूसरी टीम के दोनों fullbacks आगे आपको करेंगे तो you play a ball over the top of them to exploit that space in behind. So they like, even when they're keeping possession, the possession is kept a little deeper so that you invite the other team to come and press you, and as soon as they press you, they go over the top. So that's Switzerland के matches आप entertaining expect मत करें, efficient ज़रूर होंगे. अच्छा, आप कभी स्विट्जरलैंड गए? नहीं, मैं स्विट्जरलैंड क्यों जाऊंगा? वो यहाँ पे मुझे लगा आपके इतने व्यूज है, स्ट्रॉन्ग व्यूज है, शायद आप गए हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो. शुक्र है आपने स्विट्जरलैंड के बारे में व्यूज पूछे, अभी और मुल्कों के ऑफ एयर पूछिएगा तो आपको जाना चाहिए. अल्तमश हमने देखा कि दिस स्विस साइड -1 Zambi, one key chess piece missing from this team. -1 Zambi knocked out one South American Giants. Yes. Manzambi कभी भी I think हमें clarity नहीं है whether he'll be fit enough to play this. आज भी नहीं है, right? So I mean, in that scenario, who do you think is going to be the main creative outlet in this game? जैसे रेहान ने बिल्कुल सही कहा, आप क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट ना करें, एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करें. यार लेकिन मुराद यकीन तो तभी थोड़ी सी क्रिएटिविटी है ना, पेट्रोविच ने तो कुछ भी नहीं किया था. मुराद यकीन को यकीन है कि उन्होंने पहले डिफेंड और उनको एक चांस मिल गया तो वो करेंगे. 2010 का वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, इटली को से उन्होंने इसी तरह से पहले मैच, स्पेन को इसी तरह से उन्होंने अपने पहले मैच में जो हराया था, वो हम फिर से आज देखेंगे. टैक्टिक्स को देखते हुए आई फील दे विल गिव अर्जेंटीना हार्ड टाइम, जिस वैसे इजिप्ट ने दिया था और जैसे केप वर्डे ने दिया था, वो यही कर देंगे. उनके स्पेसेस को ब्लॉक कर देंगे, जैसे मौका मिला दे विल गो इन फ्रंट एंड ट्राई टू गेट समथिंग आउट. साउथ अमेरिकन के खिलाफ इनका अच्छा रिकॉर्ड है. कोलंबिया को भी बाहर किया, 2014 में इन्होंने एक्वाडोर को बाहर किया था. जैसे रहने का वेरी प्रिसाइज, वेरी efficient in everything they do. One thing I disagree, it's not just Roger Federer, also Martina Hingis, 17-year-old champion. But tennis again, na? Yes. So and tennis is a game which is again beautiful. यार लेकिन आप लोग जाती करें यार, और ये उस टीम को हल्का ले रहे हैं जो एक टूर्नामेंट में फ्रांस को भी नॉकआउट कर चुकी है, एक टूर्नामेंट में वो इंग्लैंड को भी नॉकआउट कर चुकी है, और कुछ पता नहीं कि शायद अर्जेंटीना को भी नॉकआउट करते. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील स्टार्ट आवर बिल्ड अप टुवर्ड्स इंग्लैंड एंड नॉर्वे. It's a party in the USA. A blockbuster quarterfinal is all set to take place between England and Norway in Miami, and the stage is set. Harry Kane, who's in the battle for the Golden Boot, will be up against another contender जिन्होंने इस बार सबको इम्प्रेस करके रखा हुआ है, and that is Erling Haaland, and it's gonna be I mean look at England in the way that they're pumped for this encounter. अभी भी वो उसी momentum को ride कर रहे हैं after their win against Mexico. What an iconic win
that was. But all eyes will be on Harry Kane and this man, the Viking. Will the Viking celebrations continue? Because he's in that battle. This is going to be a battle of the star strikers from both sides. Let's see how it goes. Welcome back to Kickoff. You're watching us on PTV Sports and Tapman. जैसे कि हमने अभी देखा, बिल्डअप जो है वो स्टार्ट हो गया है. टीम्स आर वार्मिंग अप. जो मैच है मियामी में आज खेला जाएगा, बट इस मैच के अंदर बहुत सारे सब प्लॉट्स भी हैं और मैचअप्स भी हैं. बट दिस वन एक्साइटिंग मैचअप बिटवीन हैरी केन एंड एर्लिंग हालैंड इज मेकिंग एवरीवन टॉक. एंड who is going to win at the end of the night, वो बात की बात है. बट फिलहाल ये मैचअप इन itself is going to be remarkable. Let's have a look. They're two of the best strikers in the world right now. Two great players, different players. We have the world's greatest striker, and the hardest thing about football is scoring goals. So having a striker like that is a huge advantage. We just have to keep feeding him chances. For me, it's the best finish in the world, 100%. He gets half a yard, if that, it's in the back of the net. Haaland is more of a penalty box player than Kane. But they're two fantastic players with amazing qualities. I've rarely seen him miss. Every time he steps up, he's going to score. He's the best. Nothing more else to say than that he's the best. I've played against Kane twice before, so I know how good he is. But we also have quite a good player up front, so it's going to be a good game. Scoring goals is the most difficult thing in football according to them, but both of these make it look so easy and so simple. Again, ज़बरदस्त मैच होगा, ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियर लीग अंडरटोन्स भी होंगे इस मैच में, and we will have that detailed conversation. रेहान, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एक इंग्लैंड की टीम में हमने पहले बात की, थ्रू आउट बात करते रहे कि ओके दिस इंग्लिश टीम इज़ प्लेइंग डिफरेंटली. फिर हमने एकदम से कहा पिछले 2 मैचेस में, 3 मैचेस में ज़रा इंग्लिश स्टाइल ऑफ प्ले ज़्यादा आना शुरू हुआ. तो मैं ज़रा थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज हो गया था. व्हाट डू यू सी इज द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लैंड दैट वी सॉ अंडर गैरेथ साउथगेट एंड द वन दैट वी सीइंग नाउ अंडर थॉमस टुखल? They are two vastly different styles of play. जो गैरेथ साउथगेट थे, वो सबसे पहले तो हम हैरी केन से स्टार्ट करते हैं. सो हैरी केन गैरेथ साउथगेट के अंदर उनका रोल ये होता था कि ही यूज्ड टू ड्रॉप डीप, एंड व्हेन ही यूज्ड टू रिसीव द बॉल ऑफन वो क्राउडेड स्पेसेस के अंदर बॉल रिसीव करते थे. एंड देन साउथगेट रिलाइड ऑन द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ प्लेयर्स अराउंड हिम कि वो छोटा पास खिलाएं. Currently, what Tuchel has done, he's taken inspiration from Bayern Munich, where the two wingers, जो आपके forward 2 खेल रहे हैं, वो stay as wide as possible. So when they go wide, Harry Kane is allowed to drop a little deep, and that also allows him to have less crowd in the center, so he can turn and then make that pass. That's number 1. Number 2, the use of Jude Bellingham. Bellingham is now essentially playing as a second striker. जो हम उस दिन बात करते हैं कि they've gone to old England. Southgate was not playing 4-4-2. Southgate बहुत दफ़ा back 3 के साथ जाते थे, whereas Tuchel is very comfortable with the back 4. Tuchel की pressing style जो है वो बहुत different है. Southgate का passive pressing style था which started from midfield. Tuchel का जो pressing style है वो ये है कि आपका front 2 which is Harry Kane and Bellingham become your first 2 triggers, and then आपके जो आगे it's either a 4-4 press, or if the ball is won in midfield it becomes a 4-4-2 press. So that's the major difference between both of them, and how they use both their key players is very different. हम पार्मर की बात करें, वो वर्ल्ड कप में नहीं आए. Southgate relied on his individual players to do individual magic. On the other hand, Tuchel relies on his individual players to do all the hard work as well. So ideologically, they are very different. Tuchel is more English in how he wants to play than Southgate was. Yeah, तो राब आपको इस पे हम लूप इन करना चाहेंगे बिकॉज आपने टुखल के ऊपर काफ़ी बात भी की है इस बिल्डअप इस वर्ल्ड कप में. अब क्योंकि बार बार सारी बात हैरी केन और जूड बेलिंगम के ऊपर है, द क्वेश्चन नाउ दैट अराइजेस इज कि क्या टुखल के पास डज ही हैव ऑप्शंस बियॉन्ड दीज टू जस्ट इन केस दीज आर न्यूट्रलाइज्ड
against Norway? बिल्कुल रो, I think that's a very valid question because हम जितने भी इंग्लैंड के हमने फिक्चर्स देखे हैं, Kane and Bellingham have been the difference makers and have been the players that have taken them out of a bad situation every single time, especially Mexico में against a very tough opponent, very tough circumstances, then against Paraguay as well when they were down. So yes, they have relied on Bellingham and Kane, but हमने पिछले उसमें भी over reliance हम कहते हैं usually over reliance on a player. But if you have world class players in your team, is over reliance a bad thing? You're relying on your best players. Who else are you supposed to rely on? But in terms of output, I think they will find it very tough in terms of set pieces because it's a very tall and physical Norwegian side. And मेरे opinion में there needs to be more output coming in from wingers. Yeah. We see assists coming in. Gordon doing those assists for Mexico. Saka ने भी जो assists किए थे. So yes, besides assists, I think हम wingers से भी देख सकते हैं कि yes, they have the ability to score goals as well. So I'm looking forward to see more of a contribution from them. And again, they will struggle in set pieces because of the height and physicality. But then मैं बार-बार कहते रहता हूँ, they have Declan Rice, who is probably the best set piece taker in the Premier League. So they should be taking full advantage of that. And we've also seen him score some amazing free kick goals. वो हम सबको याद है Champions League में. So they have technical quality all over the pitch. So they should be getting goals from all over the pitch as well. अच्छा हसन जो इधर बात की उसके अंदर एक एरिया जो कॉज ऑफ कंसर्न है और वो मैचअप भी मज़ेदार किस्म होगा वो राइट फ्लैंक पे वो राइट बैक वाला इशू तो है इतना इशू है कि डेक्लन राइस को खिलाना पड़ गया राइट बैक पे सो आई मीन दैट इज स्टिल वन एरिया ऑफ कंसर्न एंड आई थिंक देयर दैट कुड बी डू यू थिंक दैट कुड बी एन एरिया व्हिच कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय नॉर्वे आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस एरियाज डेफिनेटली क्योंकि शेल्ड्रप और या नूसा खेलते हैं उस तरफ और रिपोर्ट्स आर सेइंग कि शेल्ड्रप माइट बी वन ऑफ द प्लेयर्स हु कम्स इन फॉर देम एंड दैट्स बीन एन एरिया ऑफ कंसर्न बिकॉज फॉरवर्ड लाइन में भी 4 डिफरेंट सेट ऑफ विंगर्स के साथ अभी तक जा चुके हैं, बैक लाइन में भी 4 डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ अभी तक तुखल जा चुके हैं। बल्कि मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा हैदर भाई, जो उनका राइट साइड है नॉर्वे का और इनके लिए अटैकिंग वाइज वो बड़ा की होगा, वो इसलिए क्योंकि लेफ्ट राइट विंग ऑफ नॉर्वे से 3 अभी तक वर्ल्ड कप में इराक के खिलाफ भी गोल कंसीड किया उन्होंने, क्या कहते हैं फ्रांस के खिलाफ भी किया, सेनेगल के खिलाफ भी किया और यहाँ पे गॉर्डन खेल रहे हैं और हम 2 दफ़ा देख चुके हैं बेलिंगम क्रॉसिंग इन केन स्कोरिंग एंड देन गॉर्डन क्रॉसिंग इन केन स्कोरिंग और राइसन आगे भी आते हैं। तो आई फील लाइक वहां पर उस साइड से राइट साइड ऑफ द अटैक फॉर नॉर्वे इज गोना बी की आउटलेट फॉर इंग्लैंड एंड क्योंकि ओराइली भी इधर खेल रहे हैं विच इज मोर ऑफ अ अटैकिंग ऑप्शन, फिर सोरलथ भी उसी साइड पे खेलते हैं which is one of the players जिनको सबसे ज्यादा लॉन्ग बॉल्स अभी तक खिलाई गई हैं किसी भी कीपर की जानिब से and he's somebody who does the holder play and then links other players in. So I feel like for England on their left side and right side of Norway is going to be a key matchup and a key area for them to exploit as well. Also, I just want to quickly add an area of concern. तो नहीं कहेंगे पिकफोर्ड की हमने बहुत तारीफ किया है, but हम पिकफोर्ड के हालैंड के खिलाफ अगर स्टैट्स देखें ना तो out of 10 shots on target that he's considered that he's taken from Haaland, he's considered in 7. And plus he's also facing a very tall set piece setup from Norway. So Pickford will have a tough time as well in terms of his presence in the box as well. So that can also be an area. No, but again Pickford, लेकिन Pickford पे हमने तो अभी तक खैर बड़ी मैं तो वो काफी के but this individual matchup is quite fascinating. Altamash आप क्योंकि you cover the Premier League regularly as well. You watch the Premier League way more than I do. यहाँ पर there are some undertones there as well. There are some massive Premier League stars on display. So there is an element of familiarity. ऐसा लग रहा है कि मैन सिटी आर्सेनल का मैच होने जा रहा है गिवन द लिटरली निक ओराइली मार्क गोई हो गए, वहाँ से ओडेगार्ड खेल रहे हैं, आर्सेनल के हो गए और वहाँ पे हालैंड के अपने टीममेट्स होंगे, एवरीवन नोइंग ईच अदर वेरी वेल। यहाँ पे थोड़ी सी टुगल की मैं भी बात करना चाहूँगा। इन लोगों ने ब्रिलियंटली एक्सप्लेन कर दिया कि टैक्टिक किस तरह से उनकी डिफरेंट है। तारीफ करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने पैसे दिए मुझे। हाँ बस ठीक है। That's the one good thing about Switzerland. लेकिन इवन अगर आपकी उनकी अप्रोच देखें और कुछ शोज पहले मैं आपको शो देख रहा था, आपने कहा था कि टुकल जो है इंग्लिश प्रेस को आड़े हाथों लेते हैं और उनकी पर्सनालिटी यही है जो साउथगेट की बिल्कुल नहीं थी। साउथगेट हर वक्त सेफ थे, एक ही प्लेइंग 11 खिला रहे हैं, एक ही चीज़ को रिसाइकिल किए जा रहे हैं। जैसे अभी हसन ने कहा, चाहे वो बैक 4 हो जाए, फ्रंट 3 हो जाए, हर वक्त वो चॉपिंग एंड चेंजिंग कर रहे हैं और टुकल की पर्सनालिटी ये है कि वो सबसे जाके अपना वे करेंगे। जब उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की या जब उन्होंने बड़ा स्क्वाड अनाउंस किया, मेन प्लेयर्स को वो लेके नहीं गए। बोरेशिया डॉर्टमुंड में लड़के निकले, PSG में वो लड़के निकले, चेल्सी में वो लड़के निकले। ही डजंट केयर, उनको पता है कि मेरा सिस्टम ये है, मुझे ऐसे टीम जितवानी है। अब लेट्स सी कि वो क्या होता है।
नहीं ज़बरदस्त. और क्या नाम है, मुझे ये बाय द वे दिस इज़ अ रिफ्रेशिंग अप्रोच बाय टुखल एज वेल, एंड ही इज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, ही इज़ बीन प्रेज्ड. काफ़ी ज़्यादा हमने उस पर कॉन्वर्सेशन की है. जो पिछला मैच उन्होंने खेला अगेंस्ट मैक्सिको, दे डिड द इम्पॉसिबल. दे डिफीटेड Mexico at the Mexico City Stadium, also known as the Azteca. मैंने कहा मैं पूरा nomenclature यहाँ पे दे दो. And that was an exciting game जहाँ पर England played with 10 men for a significant part of that match. उसके बाद वो कैसे इस मैच पर वो फोकस करेंगे, we'll have a look at that. लेकिन उससे पहले let's hear Jed Spence about the experience of beating Mexico in Mexico City, और उसके बाद we'll have a break. It was, goosebumps, but feeling confident. We started off strong. As the time goes on, we know we're going to wear them down. Bellingham coming in! He just has a feel for the goal. It's not something you can really teach. It's something that's just in you. You're always a bit nervous. And Montes! What a goal-saving challenge that was! One of those moments you know you have your heart in your mouth. You just gotta roll with the punches. You gotta make every chance count, especially in these tournaments. I've rarely seen them miss. It's England's King Kane! When you're in it, it's tough, especially when you're 10 men. I've put my heart on the line. It's basically attack v defense. Once it's done, it's the best feeling in the world. Yeah, it was a fantastic night. Anthony Gordon there on the screen, jabki Norway fans are waiting for this big clash. It will be a noisy atmosphere there as both teams are lining up and trying to book their place in the semi-final. This should be a good encounter to watch. Welcome back to Kickoff on PTV Sports and TapMad. और हम बात करें इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे की. इंग्लैंड पे हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्वर्सेशन की और अब वक्त हो रहा है रोहा की फेवरेट टीम नॉर्वे के बारे में बात करेंगे. और अगर मैं इससे पहले कि मैं उसे स्टार्ट करूं, आज आपने जिस तरह हमने उस दिन इंग्लैंड के लिए अपना वो चैंट किया था, वी sang the Jude song, आई थिंक आज हमें डेफिनेटली वाइकिंग सेलिब्रेशन करनी चाहिए इवन इफ दे डोंट विन. रोहा they will win. प्रॉमिस इफ दे विन और दे लूज वी विल फेयरवेल हम इस तरह करेंगे उनका. कल क्या शो का स्टार्ट हम अपनी कश्ती पे करेंगे. खैर नॉर्वे के ऊपर आते हैं. we'll talk about how they have been Heather excellent in this World Cup. And Altamash, I want to talk to you about, because everyone now they're seeing how Norway are approaching this World Cup and they're just absolutely ruthless, especially Haaland and Odegaard. But इनकी जो जर्नी इस वर्ल्ड कप तक जो थी क्वालिफायर्स में खास तौर पे, अगर आप थोड़ा सा वो भी कॉन्टेक्स्ट दे सकें कि what has made this Norway side so special in this World Cup. अच्छा, and if you can also draw some comparison के 98 के बाद से the rise of Norwegian football. Absolutely, बिल्कुल ठीक है. जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ काफ़ी लोगों को मैं कह रहा था ये मेरी फेवरेट टीम है. लोग मुझे कहते हैं तुम पागल हो. एंड दैट्स बिकॉज आई फॉलोड द क्वालिफाइंग कैंपेन. जिस तरह से वो अपने यूरोपियन टीम्स को अच्छे मार्जिन से हराते हुए आ रहे थे हर मैच के अंदर. अच्छा, जैसे अब हैदर ने कहा कि लेट्स गो बैक टू 98, द लास्ट टाइम दिस टीम वाज एक्चुअली इन द फीफा वर्ल्ड कप. बाय द टाइम 2003 केम अराउंड, नॉर्वेजियंस गॉट सिक ऑफ हियरिंग द फैक्ट कि हम बार बार बात करते हैं 98, जबकि सिर्फ एक वर्ल्ड कप उसके बाद हुआ था 2002 का. दे सेड कि वी डोंट वांट टू हियर अबाउट 98, नाउ वी नीड टू मूव ऑन. बट वी कांट मूव ऑन क्योंकि हमारे पास हमारी पॉपुलेशन 5.6 मिलियन की है, इतने लोग ही नहीं, और जो हमारा स्टाइल है वो बहुत ही डिफेंसिव स्टाइल है, तो पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ.
तो वहाँ पे स्टेट पॉलिसी बनाई गई कि हमें आर्टिफिशियल पिचेस बनानी है। द रीज़न फॉर दैट वाज क्योंकि वहाँ एक ठंडा मुल्क है, फुटबॉल होती है सिर्फ समर में। सो in the next 10 years from 2003 to 2013 they made 1000 artificial pitches around the country ताकि पूरा साल यहाँ पे फुटबॉल होती रहे। जब ये पिचेस बन गई फिर उन्होंने एक स्कूल लेवल प्रोग्राम बनाया कॉल्ड द नेशनल ट्रेनिंग स्कूल। हसन ने कल बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि फ्रांस में जो इनकी एक एलीट एकेडमी है, तो इन्होंने इसके बरक्स किया, उन्होंने एक एकेडमी नहीं बनाई, नेशनल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही सिस्टम की फ़ुटबॉल खिलाई जाएगी और डिस्ट्रिक्ट, क्लब्स, स्कूल्स एंड फेडरेशन उसमें सब लिंक हो जाएंगे और उसमें 3 एस्पेक्ट होंगे, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड टुगेदरनेस। तो आप ये जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, ईच प्लेयर नोज के आई एम नॉट बिगर देन द टीम, इवन हालैंड नोज के आई एम ओनली एज गुड एज द टीम, हमें सबको साथ लेके चलना है। इस वक्त जो 26 मेंबर स्क्वाड है इनका, उसमें 17 प्लेयर्स यूरोप के बेस्ट क्लब्स में खेल रहे हैं। तो आप वहाँ पे क्वालिटी देख सकते हैं जो नॉर्वे से निकल रही है इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। और इसकी एक और ख़ास बात है इसकी फंडिंग। याद रहे नॉर्वे इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, येट द मनी इज़ जनरेटेड कि वहाँ पे जो आई यूज़ द वर्ड जो बैटिंग के एक ही कंपनी है, इट्स हाईली रेगुलेटेड, उससे जो रेवेन्यू बनता है 64% हैज़ टू गो बैक इनटू स्पोर्ट्स एंड प्राइमरली फुटबॉल, बिकॉज नाउ दिस इज पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो टू थिंक कि नॉर्वे इज योर अंडरडॉग, इन माय हम्बल ओपिनियन इट्स नॉट, एंड दे विल गिव अ टफ फाइट टू इंग्लैंड। हमने एक और बात की ना अल्तमश, हमने कहा हर बंदे जिससे पूछो डार्क हॉर्स कौन है नॉर्वे, मैंने कहा जब हर एक का डार्क हॉर्स एक टीम होना तो फिर डार्क हॉर्स नहीं रहती, क्योंकि और ये बात अलग है कि तुराब सॉरी एक और बात, ऑडेगार्ड जो है कोलंबिया थी, सॉरी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी प्रोग्राम के थ्रू ऑडेगार्ड जो है, काफ़ी लोग अब भूल गए, उनके 10 साल पहले ये बात हुई थी, रियल मैड्रिड के लिए एक बड़ा ब्रेकआउट स्टार ऑडेगार्ड बने थे जब वो 14 या 15 ईयर्स पे उनको साइन किया गया था। तो ये इसी स्कूल सिस्टम की वजह से ये चीज़, ये प्रोडक्ट एक बाहर निकला था जो अब दुनिया देख रही है। नहीं, और हम देख भी रहे हैं, इट हैज रीपिंग रिजल्ट्स फॉर देम। They have some really good and exciting names as well. One player who I know you really like is Sorloth, right? But Sorloth has been played out of position so far. Yeah. ठीक है, अगर अब हम उनका इस वक्त मैचअप करें, हम जब 11 जाएंगे तो हम देख सकते हैं, तो he will effectively be, I think, up against Nico Riley there. Yeah. Right? So, I mean, how do you see that matchup taking place? Bilkul, there might be some situations that game because Nico Riley likes to go so high up the pitch और वो invert करते हैं, so maybe he doesn't have an actual matchup with Nico Riley all the time. Okay. वो left centre back के साथ भी he'll have a lot of having a lot of duels with the left centre back. So हसन भाई ने बात की थी कि नीलन जो है they like Norway loves release, वो उनको क्यों start करते हैं? He's not the most technically gifted with the ball. He is a number 9. He's not a right winger, but उनकी जो height है, he's 6'5". So the strategy basically is कि when he receives the ball from Nyland, तो जो ओडेगार्ड हैं और हालैंड हैं, वो दोनों basically they are sort of grouping in together to win that second ball. इसलिए he is so effective. और इसलिए हम ये भी देखते हैं कि Sorloth is being used by Solbakken as a one-half player, basically to use that tactic in the beginning to see and identify कि how the team is dealing with it, and if the Norwegian team requires a bit more control, तो फिर वो ऑस्कर बॉब को ले आते हैं। पिछले मैच में नहीं देखा था, नूसा की जगह शेल्ड्रप आए थे, तो लेट्स सी इफ शेल्ड्रप स्टार्ट्स, नूसा स्टार्ट करते हैं, बट जो सोलॉथ की है, ही आई थिंक some goals are expected from him. He is then again set piece specialist भी हैं वो, he's very good in set pieces. Yeah. So I want to see this Norwegian side use them besides Nyland के long ball, set piece में भी उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो right wing में खेल रहे हैं तो set piece पे he will be very effective. Right, and अब थोड़ा सा क्योंकि हम इंग्लैंड के बारे में earlier जब हमने बात की, we highlighted कि उनकी काफ़ी reliance है on Harry Kane and Bellingham. नॉर्वे कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मे बी दिस ओवर रिलायंस इन वेज एज वेल, एंड अगर कोई और भी तरीका है कि नॉर्वे कैन फाइंड अ वे इन अगेंस्ट इंग्लैंड हियर? आई थिंक तुराब ने बड़ा राइटली मेंशन किया है, ऑस्कर बॉब आई थिंक इज गोना बी वन ऑफ द की प्लेयर्स इन दिस लाइनअप। उसकी वजह ये है कि जब they've got different strategies to go about doing the same thing. If Sorloth is not working, Oscar Bob is somebody who doesn't just dribble with the ball, he passes through the lines as well and has that creative outlet. Nusa के साथ भी यही है, तो वो क्या करते हैं Stale Solbakken कि he poses different questions to the same opposition, the same defensive line in different ways as well. अगर physicality नहीं यूज हो रही तो one on one dribbling यूज करना शुरू कर देंगे, one on one dribbling नहीं तो साइड में फिर overloads create करना यूज कर देंगे. And one of the things we saw Norway do against Brazil as well was they were very calm under possession. They can take their time unlocking those chances because उन्हें पता है कि उनके पास एक striker ऐसा है,
कि उसको मिनिमल चांसेस भी मिलेंगे, उसका कन्वर्जन रेट इतना ज़्यादा है कि दे कैन अफोर्ड टू डू दैट. दैट्स वन ऑफ द रीजंस why teams get frustrated against Norway, and Ståle Solbakken will be looking to do that again with England. हमने सोलबाकन पे काफ़ी ज़्यादा बात भी की हुई है. उन्होंने ऑस्कर बॉब का कहा तो मैंने कहा हाँ यार, we don't talk much about Oscar Bob primarily because he comes on as an impact player and then changes the course. He's been involved in so many creative moves there. So talk about that, and if there's anything you want to add before we head to break. I think सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको नॉर्वे की जो स्ट्रैटेजी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फुटबॉल ऑफन वर्क्स इन सिमेट्री इन टर्म्स ऑफ हाउ यू सेट अप योर टीम्स. नॉर्वे इज अ वेरी एसिमेट्रिकल टीम. बाय दैट आई मीन कि वो जो लेफ्ट हैंड साइड है उनका, उसमें नूसा व्हेन ही इज प्रोवाइडिंग विथ, तो उनका जो लेफ्ट बैक है ना वो ओवरलैप की जगह अंडरलैप करता है टू क्रिएट एन ओवरलोड ऑन दैट साइड. Sorloth on the other hand is very interesting. His key role, Tarab ने बिल्कुल ठीक mention किया what his exact role is, but Sorloth also is because Solbakken जो है, he wants to have a fluid system where he can go to a 4-3-3 and a 4-4-2. So sometimes it becomes a 4-4-2 और second balls जो हैं वो हालैंड के लिए Sorloth जो है वो lay off करके दें. So it is a very fluid and asymmetrical. On one side, on the right side, they usually want to overlap. On the left side, they usually want to underlap. And he is so flexible with it कि in the previous game हमने देखा कि उन्होंने एक अपनी पूरी side, he took Nusa off and he created an asymmetry on that side. So he is very clever in adjusting कि दूसरी टीम की कहाँ पे weakness है और कहाँ पे मैंने attack करना है. तो he moves all of his, मतलब आप इनकी last third entries देखें ना, तो it's different in every match because they want to keep it very very fluid in terms of how they change their tactical positioning in the game. नहीं, और again a lot of credit to how Solbakken has actually set up this side. और हम क्योंकि Schjelderup की यहाँ पे बात करें तो Schjelderup talks about how this entire experience has been sort of like a vacation for him, even though they're prepping for a quarter final. लेकिन वो कह रहे हैं thanks to Solbakken the environment is so relaxed. Let's hear what he has to say about this because he says we should play the game, not the occasion. Let's have a look at what he says और उसके बाद break लेंगे. Break के बाद we'll bring you the starting 11s. Taking part in a World Cup for Norway here in the US has been fantastic from the very start. Since we met in Oslo and travelled over, I've really enjoyed it. It feels as though we have been on holiday together and are playing a few World Cup games now and then. And when the match starts, we're ready to deliver. At the same time, we are not playing under great pressure. Coach Ståle Solbakken has often said, play the game, not the occasion. I think we've become very good at that. In the Brazil game, no one was afraid or hid. I was suddenly told to come on after half time. I hadn't expected that. I had to go on and deliver the goods. Of course, it's really cool that we have so many good Norwegian players. And having Erling, the biggest star, scoring so many goals. It was an insane and fantastic experience, both to take part and to assist Erling Haaland. It was great. I'm incredibly proud to be part of this, making Norwegian history and getting to the quarter-finals in the World Cup. We've seen everything, videos and photos, celebrations, including in front of the palace. Playing in the quarter-finals of the World Cup against England in Miami, what could be better than that? Imagine what it'll be like if we beat England too. It'll be cool to see what happens then. Right, the battle of the superstar strikers. थोड़ी ही देर में kick off होने वाला है and there's going to be a lot of noise in that Miami stadium. Haaland, Odegaard, all the stars will be lining up
for this Norway team, and दूसरी तरफ Harry Kane, Jude Bellingham. This England side also is filled with superstar. The question that now arises is who will rise to the occasion and who will get the best of the occasion. Playing 11s हमारे सामने आ चुकी हैं. Norway is going to set up in a 4-1-2-3 with Nilan in goal. He has been absolutely phenomenal. हमें मौका ही नहीं मिला उस पर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करने का, लेकिन जो एक की चीज़ है वो ये कि ना नूसा स्टार्ट कर रहे हैं ना ऑस्कर बॉब स्टार्ट कर रहे हैं. Schildrup is starting there, and of course the front three of Ryerson, Sorloth and Erling Haaland, with the three in the midfield of Berg, Burge and of course their captain Martin Odegaard. So Oscar Bob and Nusa will be the two players to look out for coming off the bench to unlock the English defence. England की तरफ देखें तो 4-2-3-1, Pickford in goal और फिर Nico Riley, Mark Gay, John Stones and Konza. जबकि Declan Rice and Elliot Anderson, the two pivots, Anthony Gordon, Jude Bellingham and Madueke as the three attacking midfielders. And of course, Super Kane as far as their lone striker is concerned. A lot of depth on the bench as well. और जो एक नाम obviously they will miss will be Konza, who is serving his suspension for that red card. It should be a really good match, and I will ask the analysts if there's anything different they would have done. और मैं सीधा पूछ लेता हूँ, is there anything different you would have done, Hassan Azam? I think that's a good lineup because John Stones ने back five में last match में मैक्सिको के खिलाफ आके जिस तरह खेला भी था, I think it deserves a starting place. Especially Jed Spence का right back position पे होना was something Tuchel was struggling with. Konsa के आने से और Madueke के खेलने से उनको ये भी फायदा होगा कि Madueke can cut in and Konsa can provide that overlapping run which they were missing if Saka doesn't play. Because normally Saka can cross with his right foot. Madueke का उतना वो जो है strong point नहीं रहता. और जॉन स्टोन्स के आने का एक बहुत बड़ी की वजह भी है कि एरियली ही इज वेरी गुड बिकॉज दिस नॉर्वेजियन साइड इज सो टॉल व्हेन इट कम्स टू द डिफेंडर्स एंड अटैकर्स. एरियल थ्रेट सेट प्लेस के ऊपर एक जेन्युइन थ्रेट है. टू काउंटर दैट स्टोन्स इज प्लेइंग एंड आई थिंक द रेस्ट ऑफ द लाइनअप जस्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अच्छा ज़ुराब, हमने ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा थॉमस टुखल की पर्सनैलिटी पे बात की थी. सॉरलॉथ, द वे दिस नॉर्वे साइड प्लेज, अ लॉट ऑफ people say it's a true reflection of him as a person and a character as well. Exactly, they play with a lot of heart, Heather bhai. And speaking of hearts, 2001 में जब FC Copenhagen के साथ उस वक्त भी Solbakken was an active player, वो ट्रेनिंग पिच पे एक्चुअली collapse हो गए. This is a very interesting story, and he was declared clinically dead for 7 minutes. जिसके बाद he was taken to the hospital by the paramedics, and then he was 26 hours के लिए he was put in a coma. Because of heart disease, he now has what you call a pacemaker in his heart. So, Altamash Bhai ne bade अच्छी तरह touch किया था how Norwegian football came back to life, and Solbakken also came back to life, and I feel like it's a very touching coming like. Yeah, reminds me of a Pink Floyd song coming back to life. that's actually my favorite Pink Floyd song. कल आप लोगों ने उसका with or without you यार मिस करा दिया. But I think very apt analogies because time बहुत कम है. But Altamash, बहुत brief आपसे मैं comment लेना चाहूँगी कि everyone obviously is talking about Haaland. But if you could give me one other name, if not Haaland, then who else for Norway? Fantastic. Odegaard तो है ही, Julian Ryerson. The gentleman has the most assists in this season in Europe. Borussia Dortmund से वो खेलते हैं. Look out for him. The tactics they deploy, he's a perfect man for it. He might just be someone also contributing with these two guys. नहीं, और हसन ने obviously इसका पहले जिक्र भी किया था कि नॉसर बॉब और ये सारे great names. अब देर वक्त हो रहा है expert predictions by Lays. No Lays, no game. और ये prediction हम start करेंगे. यार क्या हम कर रहे हैं, जीत गई है यार, इसे क्राउन दे, इसे मुझे ये दे दे. I will be very happy because मैं वैसे भी I'm going to steal this at the end of the tournament. भाई उन्होंने मॉरिशस का टिकट हमारे लिए लॉक किया हुआ है अदनान भाई ने. highly unlikely. मॉरिशस भाई highly unlikely. लेकिन इनको नहीं बताया आपने सरप्राइज. ये मैं जरूर लेके जा रही हूँ. रेप्लिका वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नहीं बताया. अच्छा, let's just start with the predictions. Tarab, you first please. For which game? Let's start off with the England Norway and then we'll go Argentina. I will go England to win on penalties. Okay, तो score line तो दे देना भाई. Scoreline I'll go with 2-2, and then England on penalties. I think 2-1 to England. I think Roa is going by plane to Mauritius. I'll take the Viking ship and go along as well. Norway to win, inshallah, 2-1. Correct answer. I cannot go against the most unapologetic English player I've ever seen, Jude Bellingham. So I'll say 2-1. 2-1 to England. आपकी 3-2.
to Norway. ये that's a lot मजा of आएगा, जीत गई हूँ मैं। ये मजा आएगा मैं जीत गई हूँ। आप कह सकते गोल हैं। फेस्ट आप एंड कह आप लोग सकते हैं। देखेंगे। अच्छा चले, I will go 1-1 for I mean and then England to win on penalties. Argentina Switzerland जल्दी से मेरा 2-1 2-0 Argentina. जी 1-0 Argentina. जी 2-0 Argentina. 2-0 Argentina. 2-1 Argentina. ठीक है जी। ये तुराब, हसन आजम, अल्तमश, रिहान एंड रोहा, थैंक यू सो मच। ये था जी हमारा शो। अब हम लेंगे एक लुक एट द वंडरफुल प्लेयर्स हु आर लाइनिंग अप इन द tunnel to go out for the national anthems. What a lovely moment there between Haaland and John Stones, and again a lot of familiarity between both sides, and this should be a great match. वक्त हो रहा है, हमारे शो का शो खत्म हो गया है, लेकिन वक्त होगा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद we'll take you live to Miami। किक ऑफ की टीम को इजाजत दें, खुदा हाफिज।